नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको गिफ्ट डीड से जुड़ी हुई जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। गिफ्ट डीड एक दस्तावेज होता है जो एक दूसरे से शख्स को बतौर गिफ्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक गिफ्ट के तहत आवासीय संपत्ति का ट्रांसफर एक दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट के तहत होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत घर गिफ्ट के तौर पर देने के लिए एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार कराना पड़ता है जिस पर उस शख्स के दस्तखत होते हैं और जो प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहा है, और उसके अलावा दस्तावेज को 2 गवाहों से भी अटैच कराना पड़ता है। इसका मतलब है कि कोई शख्स ऐसे ही प्रॉपर्टी को गिफ्ट में देने का फैसला नहीं कर सकता। इसके लिए उसे कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जैसा कि सेल डीड के मामले में होता है। गिफ्ट डीड को सब रजिस्ट्रार दफ्तर में रजिस्टर कराना पड़ता है। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। गिफ्ट डीड की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ राजेंद्र साहू जी। तो राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप इस मसले पर फोन करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो हमारे फोन नंबर्स हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार फोन नंबर्स हैं, उन फोन नंबर्स पर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और सबसे पहले साहू जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या होती है गिफ्ट डीड? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर आती है गिफ्ट डीड। और गिफ्ट डीड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर कर सकता है। तो गिफ्ट डीड या तो आपके फ्रेंड्स में भी हो सकता है, रिलेटिव्स में भी हो सकता है, फैमिली मेंबर्स में भी हो सकता है। तो बेसिक पर्पस जो है गिफ्ट डीड का वो ये है कि एक उसमें डोनर होता है और एक डोनी होता है। तो जो व्यक्ति देता है वो डोनर है और जो व्यक्ति ले प्रॉपर्टी को उसे डोनी कहते हैं। लेकिन इसमें बहुत जरूरी है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी को गिफ्ट करता है तो उस व्यक्ति की तरफ से उसका एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। और ये सारी प्रक्रिया कानूनी रूप से एक रजिस्टर्ड तरीके से की जाती है, जो हम आगे इसमें बात करेंगे जिसके बारे में। जी जी बिल्कुल। साहू जी, प्रॉपर्टी के लिए गिफ्ट डीड कैसे बनाएं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, प्रॉपर्टी के लिए गिफ्ट डीड बनाने के लिए आपको जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। और वो आपको जो आपका सब रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर एक रजिस्टर्ड डीड बनाने के बाद जिसमें डोनर और डोनी दोनों का सिग्नेचर होगा, दोनों व्यक्ति जो प्रॉपर्टी दे रहा है और जो प्रॉपर्टी ले रहा है उसका सिग्नेचर होगा, और साथ में 2 विटनेस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है और आप स्टैंप ड्यूटी पे कर देते हैं, उसका अटेस्टेशन कराने के बाद ही रजिस्टर्ड डीड मानी जाती है और इस गिफ्ट डीड को लॉ की स्वीकृति मिलती है, यानी लॉ से परमिसिबल तभी हो पाता है। जी, क्या गिफ्ट डीड को चुनौती दी जा सकती है? गिफ्ट डीड कौन दे सकता है? देखिए, गिफ्ट डीड कोई भी दे सकता है। 2 व्यक्ति दे सकते हैं, फैमिली मेंबर्स दे सकते हैं, रिलेटिव दे सकते हैं। उन सबकी कंडीशन अलग है और सबके लिए चार्जेस अलग है। लेकिन जो बेसिक चीज है कि अगर आप एक गिफ्ट डीड को चुनौती देना चाहते हैं तो गिफ्ट डीड को चुनौती देने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं कि या तो गिफ्ट डीड में पहले से मेंशन हो कि मैं जो व्यक्ति इसको दे रहा है उसमें वो मेंशन करता है कि मैं इस कंडीशन पे इसे रिवोक कर सकता हूँ जी, तभी वो हो सकता है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है तभी हो सकता है। साहू जी, गिफ्ट डीड पर इनकम टैक्स कितना लगता है, ये भी बता दीजिए। देखिए, गिफ्ट डीड पे अगर गिफ्ट डीड की वैल्यू 50,000 तक है तो उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। उसके बाद अगर उसकी वैल्यू कुछ है तो वो अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स स्लैब उसकी वैल्यू पे करनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर फैमिली मेंबर्स के बीच में किसी चीज से गिफ्ट डीड हुई है तो वो उसमें पूरा एग्जेम्पशन है और उसकी कोई लिमिट नहीं। जी साहू जी, क्या आप अपनी गिफ्ट की हुई जो प्रॉपर्टी है उसको वापस ले सकते हैं? जी, मैंने जैसे बताया कि अगर आपने गिफ्ट किया है
उस प्रॉपर्टी को आप उसी कंडीशन में ले सकते हैं जब अगर आपने डीड में उसमें कोई ऐसी कंडीशन मेंशन की। अगर वो आपने डीड में कंडीशन मेंशन नहीं की है तो वो आप वापस नहीं दे सकते। जी साहू जी, एक प्रश्न और दिमाग में आता है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहे हैं तो उसके लिए क्या डीड रजिस्टर कराना जरूरी है, आवश्यक है? जी जी, जैसे मैंने आपको बताया कि गिफ्ट लीगल परिभाषा में और लीगल रूप से स्वीकृति तभी मिलती है अगर उसे आप रजिस्टर कराएंगे। अगर आपने किसी व्यक्ति ने किसी को अगर कोई भी चीज गिफ्ट की, लेकिन अगर उस पेपर को उन्होंने रजिस्टर नहीं कराया और उसकी वैल्यू का स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे किया और उसमें जितने रिक्वायर्ड विटनेसेस हैं उनके सिग्नेचर अगर नहीं है तो उस गिफ्ट डीड की कोई मान्यता नहीं है कानूनी रूप से, और वो वॉइड है और वो इलीगल है। यानी कि उसे रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। जी जी बिल्कुल जी। तो आप जब तक रजिस्टर नहीं कराएंगे सब रजिस्टर ऑफिस में यहाँ, तब तक उस गिफ्ट डीड की कोई मान्यता नहीं है। जी बिल्कुल। साहू जी, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को गिफ्ट में दे रहे हैं तो क्या आपको स्टैम्प ड्यूटी चुकानी होगी? जी हाँ, इसमें देखिए एक डोनर है, एक डोनी है, एक व्यक्ति दूसरे को आदमी को अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहा है। जैसे अब बर्ड है, इसमें गिफ्ट, तो जब वो गिफ्ट देता है तो ऑब्वियसली उसको सामने वाले को वो जो प्रॉपर्टी दे रहा है उसके लिए जो भी स्टैम्प ड्यूटी है, जो भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में मेन के लिए 4% है और वुमेन के लिए 6% है, तो वो स्टैम्प ड्यूटी उस व्यक्ति को पे करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। गिफ्ट के मामले में चूंकि संपत्ति के बदले में कोई पैसा नहीं लिया गया है, क्या पार्टियों को वास्तव में स्टैम्प शुल्क का भुगतान करना चाहिए? जी देखिए, हाँ, अगर आप देखिए तो गिफ्ट जो डीड होती है और जो पूरा लॉ है वो ये है कि इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं पे की जाती। दो व्यक्ति, जो एक डोनर है, जो व्यक्ति प्रॉपर्टी दे रहा है और जो व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों को कोई कंसिडरेशन नहीं पे करनी होती, तभी तो उसे गिफ्ट कहेंगे, नहीं तो वो सेल डीड हो जाएगी। अगर वो पेमेंट करता है तो वो सेल डीड हो जाएगी। तो गिफ्ट डीड में जब वो पेमेंट नहीं करता है तो उसको कोई मॉनेटरी नहीं है उसकी, लेकिन उस गिफ्ट के लिए जो आपको सरकार को स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी, जो अकॉर्डिंग टू स्टेट अलग अलग वेरी करती है। जैसे दिल्ली में मैंने अभी आपको बताया, आदमियों के लिए 4% और वुमेन के लिए 6%। जी बिल्कुल। अगर स्टैम्प ड्यूटी चुकाई जानी है तो पेमेंट कौन करेगा, ये भी बड़ा सवाल है कि देने वाला या फिर लेने वाला? जी देखिए, जैसे आप देखिए कि अगर गिफ्ट है तो ऑब्वियसली जो देने वाला है वही स्टैम्प ड्यूटी पे करेगा, नहीं तो फिर वो गिफ्ट किस बात का। जी बिल्कुल। अगर आप प्रॉपर्टी किसी परिवार के सदस्य या फिर रिश्तेदार को दे रहे हैं तो क्या स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान करना पड़ेगा? वही मैंने आपसे कहा कि जो भी आप प्रॉपर्टी किसी में भी आप पे कर रहे हैं उसमें आपको स्टैम्प की ड्यूटी पे करना जरूरी है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का पार्ट है, वो रजिस्ट्रेशन का पार्ट है। लेकिन जो आप क्लोज रिलेटिव्स के बीच में आप कर रहे हैं उसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, लेकिन आपको कोई कंसिडरेशन पे नहीं करना। जी बिल्कुल। गिफ्ट तुरंत लागू हो जाता है, मालिक का उस पर संपत्ति से स्वामित्व खत्म हो जाएगा, इसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। देखिए, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो गिफ्ट होता है, गिफ्ट तब तक ही, गिफ्ट डीड की वैल्यू तब तक ही है, गिफ्ट डीड की वैल्यू तब तक ही है जब तक कि वो आपके पास, आप जब तक जिंदा हैं। एक व्यक्ति के डेथ के बाद उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। जी राजेंद्र जी, भारतीय कानूनों के तहत अगर बात की जाए तो गैर रिश्तेदारों के बीच गिफ्ट को कानूनी नहीं माना जाता है, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, गिफ्ट डीड दो तरीके से होती है, एक तो रिलेटिव्स के बीच में और नॉन रिलेटिव्स में भी होती है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे की है और अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो इनवैलिड है। जैसे मैंने अभी आपको पहले बोला कि विटनेसेस का सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी पे करना बहुत जरूरी है। ये हमारे देश में क्योंकि अलग अलग स्टेट्स हैं तो हर स्टेट में इसकी अलग अलग प्रोविजन है, हर स्टेट में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 4% है, 6% है, 5% है, लेकिन फैमिली मेंबर्स के लिए वो आधा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिलेटिव नहीं है और उनमें अगर कोई गिफ्ट डीड होती है
तो उसमें अगर वो 5% है तो रिलेटिव्स में इट बिकम्स 2.5% आधा। तो इसलिए अगर आप कहते हैं तो ये कानूनी प्रक्रिया किए बिना गिफ्ट डीड को मान्यता नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। जिस हिसाब से गिफ्ट की बात की जा रही है तो उसमें ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दिया जा सकता है और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम गिफ्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी वही गिफ्ट हो सकती है जो सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर आती है। तो वो एक अलग प्रॉपर्टी के बारे में डिफाइंड है, सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो वो होना बहुत जरूरी है। उस प्रॉपर्टी का इससे इस सेक्शन के अंडर फॉल करना जरूरी है। सेकेंडली, जो व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को बेच रहा है उसके पास उसकी कंप्लीट ओनरशिप होनी चाहिए। ये नहीं कि उसने उसको कहीं पर ब्याज पे दिया हुआ हो या किसी और को आधी प्रॉपर्टी दी है। कंप्लीट ओनरशिप होनी चाहिए और उस ओनरशिप अंडर सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर वो राइट होना चाहिए। थर्डली, इसमें जब आप एक प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट देते हैं तो इसमें मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं होती। तो मॉनेटरी कंसिडरेशन के बिना इस चीज को किया जाता है। और ये जो आप ये एक्ट कर रहे हैं इसमें जो डोनर है, जो व्यक्ति प्रॉपर्टी दे रहा है, ये वॉलेंटरीली करता है बिना किसी दबाव के और बिना किसी इंटरेस्ट के। इट इज डन इन लव एंड अफेक्शन मान लीजिए आप, चाहे वो किसी को वैसे ही देना चाहते हो, लेकिन बेसिकली गिफ्ट डीड लव एंड अफेक्शन के लिए ही की जाती है। जी बिल्कुल। गिफ्ट जिसे दिया जा रहा है साहू जी, अगर वो माइनर है तो फिर क्या किया जाए। देखिए, माइनर का जो लॉ है वो हर जगह सेम ही है। तो यहाँ पर भी माइनर का लॉ सेम होता है कि अगर व्यक्ति एक माइनर है तो उसके लिए गार्जियन होना बहुत जरूरी है। और गिफ्ट डीड में स्पेशली मेंशन उस गार्जियन की राइट्स और वो किस एज तक, जैसे 18 साल जब उसके बालिग होने की उम्र है तब तक उस गार्जियन के पास क्या राइट्स हैं, और उसके बाद जैसे ही वो 18 साल का होता है और माइनर से मेजर टर्न करता है तो गार्जियन को उसके राइट्स जो उस माइनर की हैं और जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी। और तब तक के लिए गार्जियन एक तरह से उसके लिए सिर्फ रख रखाव के लिए और देखने के लिए होता है कि माइनर जब तक मेजर नहीं हो जाता तब तक के लिए उसकी राइट्स उसके पास ही रहती। बिल्कुल साहू जी, गिफ्ट डीड और सेल डीड में क्या फर्क है, ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जैसे अभी हमने इतनी देर जो डिस्कशन किया है, डिस्कशन ये है कि गिफ्ट उसी में लव एंड अफेक्शन में किया जाता है, अपने क्लोज रिलेटिव या अपने किसी फ्रेंड को किया जाता है। तो जब उसमें आप प्रॉपर्टी वैल्यूएबल चीज किसी को देते हैं तो गिफ्ट डीड में आप कंसिडरेशन नहीं लेते, आप पैसा नहीं लेते सामने वाले से जिसको आप ये दे रहे हैं। यही एक मेजर फर्क है सेल डीड और गिफ्ट डीड में। सेल डीड में आप सामने वाले को अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं जी। और उससे एक कंसिडरेशन लेते हैं कि इतने अमाउंट के पैसे में मैं आपको अपनी ये प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। ये चीज गिफ्ट डीड में नहीं होती। गिफ्ट डीड में किसी तरह का पैसे का लेन देन नहीं होता। यही एक मेजर फर्क है गिफ्ट डीड में और सेल डीड। जी साहू जी, अगर बात की जाए दूसरा आपको एक और चीज है कि अगर आप देखें तो देयर इज अ डिफरेंस इन द स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस का डिफरेंस भी है सेल डीड और गिफ्ट डीड। जी बिल्कुल। साहू जी, अगर बात पावर ऑफ अटॉर्नी की जाए तो क्या इसे बेचा या खरीदा जा सकता है। मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया कि पावर ऑफ अटॉर्नी किस चीज की पावर ऑफ अटॉर्नी की बात कर रहे हैं। गिफ्ट डीड से रिलेटेड। जी, गिफ्ट डीड के पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करें जी। क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड करके मुझे बताएं। जी बिल्कुल। अगर कोई भारतीय एनआरआई रिश्तेदार को प्रॉपर्टी गिफ्ट दे सकता है, ये आपसे भी जानना चाहेंगे। हाँ, अगर वो देखिए कोई भी आदमी जिसकी ओनरशिप बनती है प्रॉपर्टी की, वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी को भी गिफ्ट कर सकता है और वो अगर सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के अंडर फॉल करता है और वो सारी कंडीशन जिस कंडीशन की हमने बात की है वो फुलफिल करता है तो एक एनआरआई भी गिफ्ट कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी अपने भारतीय रिलेटिव को। साहू जी, अगर जिसके पास जो प्रॉपर्टी है और अगर उसे गिफ्ट डीड के तौर पर दी गई है और उसे वो बेचना चाहता है तो फिर इसके लिए क्या प्रक्रिया हो सकती है। देखिए, गिफ्ट डीड में जब आपको प्रॉपर्टी मिली है तो आप ओनर हो जाते हैं, लेकिन उस एब्सोल्यूट ओनरशिप का
आप यूज तभी कर सकते हैं जब वो व्यक्ति, जब तक वो अलाइव है, उसको रिवोक कर सकता है, जी। उसकी फीस को वो रिवोक कर सकता है। तो आप उसको सेल तभी कर सकते हैं जब वो व्यक्ति ना रहे, तभी आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। तब तक के लिए वो प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी, लेकिन जो राइट्स हैं वो रिवोक होने का चांस होता है जब तक कि वो व्यक्ति जिंदा है। हम्म। जी बिल्कुल राजेंद्र साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पर हमारे और हमारे दर्शकों को इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।